So yes, we are back again students. So we'll start now with English previous year questions जो लास्ट ईयर आए थे. अब तुम्हारा इंग्लिश के पेपर बहुत पास आ रहा है तो हम फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड विल सी द क्वेश्चंस विच हैव बीन कमिंग रादर जो पिछले ईयर्स लास्ट ईयर में आया था टू बी वेरी स्पेसिफिक. So first one, yes, what does the question say? What is the phrase beyond the pale mean? अब यहाँ पे तुम्हें phrase ये beyond the pale इसका मीनिंग बताना है. अब you should be knowing the meaning of the phrase. अब नहीं पता है तो that's okay, we'll just make a guesswork. Now a pale color boundary नहीं, कलर से कोई रिलेटेड नहीं होता phrase. It's not precisely perfect. Within the accepted limits maybe this could be, but द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइड द बाउंड्री. थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट. अब जब मैंने ये पढ़ा तो आई गॉट टू नो अनएक्सेप्टेबल और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ डिसेंसी इज़ बियॉन्ड द पेल. मतलब जो अनकॉमन हो या फिर जो नॉट एक्सेप्टेड है यूजुअली या विच इज़ नॉट कंसिडर्ड डिसेंट इनफ, उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द पेल. पर्सन इज बीइंग बियॉन्ड द पेल बाय वेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स इज द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द फ्रेज बियॉन्ड द पेल. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वी नो कि ये तो मीनिंग है ही नहीं इसका. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. विल मूव टू द नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. वैसे तो ईजी है बट एक बार हम क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है. जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन इज आई डोंट नो हु आर यू. ओके, हुम यू आर आई डोंट नो. सी पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है. हुम तो बिल्कुल आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि हुम इज़ नॉट यूज्ड फॉर यू, मतलब इट्स नॉट यूज्ड फॉर सब्जेक्ट. इट इज़ always the correct word to use is who. So whom is not used for subject, whom is not used for like we will use whom for subject not for the object. ठीक है, जैसे you know the sentence का formation, it is subject verb and object to be very simple. तो हम यहाँ पे subject को जब हम सब्जेक्ट को जब जस्टिफाई करते हैं या फिर सब्जेक्ट के बारे में जब बात होता है तो वी विल यूज़ हु. एंड जब ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है तो हम यूजुअली हुम यूज़ करते हैं. सो ऑब्जेक्ट के लिए इज़ हुम यूज्ड, फॉर सब्जेक्ट विल यूज़ ऑलवेज हु. तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है. क्यों? हाउ डू आई नो कि सब्जेक्ट की बात हो रही है? क्योंकि यू इज़ यूज्ड. ऑल राइट, तो यू इज़ द सब्जेक्ट तो हुम नहीं आने वाला, तो वी एलिमिनेट बी. अब आई डोंट नो हु यू आर. अब ये स्टेटमेंट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला. सो सी इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड. नाउ कमिंग टू, या दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पंचुएशन, जल्दबाजी में पंचुएशंस मत भूलना, क्योंकि बहुत बार ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं जहाँ तुम्हें पंचुएशंस में यू हैव टू बी करेक्ट एंड वहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए दे गिव द पंचुएशंस रॉन्ग. मे बी अ कॉमा और मे बी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी हो सकता है. सो बी अवेयर ऑफ इट. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज आई डोंट नो हु यू आर. ओके, आई डोंट नो हु यू आर एंड आई डोंट नो हु आर यू. अब इन दोनों में से अब तुम्हें बेसिक ग्रामर का रूल ये पता होना चाहिए कि हु शुडंट बी फॉलोड बाय यू. लाइक हु, यहाँ पे देखो द डिफरेंस इज हु आर यू एंड हु यू आर. ठीक है, अब ये ऑर्डर इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऐसे फॉलो करते हैं कि जहाँ हु के बाद, हु वर्ब के बाद नहीं आना चाहिए. जैसे यहाँ पे नो इज़ द वर्ब, नो एंड हु. सी हियर यू जो है इसके पहले हु आना इज़ इनकरेक्ट according to grammatical rules. So the correct option is going to be who are you. ठीक है, this is the correct option. Moving on, here we come to the next question, and which is identify the correct word usage. Okay, अब when we scan through, अभी options को एक बार हम अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या options हैं. ऑल राइट, क्या ऑप्शन में बात हो रही है? द डेजर्ट वॉज कॉम्प्लीमेंटेड या कंप्लीटेड. ओके, विप क्रीम, डॉलप ऑफ विप क्रीम. अच्छा, तो ओवरऑल वी गेट द सेंटेंस. उसका मीनिंग हमें क्या पता चल रहा है कि जो डेजर्ट है उसके ऊपर विप क्रीम का एक डॉलप डाले. डॉलप इज़ लाइक अ डॉलर शेप स्मॉल
स्मॉल काइंड ऑफ क्रीम विच इज़ विप क्रीम, स्वीट क्रीम, वाइट कलर का जो विच इज़ एडेड, ओके, ये है द इसेंस ऑफ द सेंटेंस, उसका मीनिंग. अब डेजर्ट कैसे कंप्लीट हुआ है कि अच्छा ये तो विल रीड ऑल द ऑप्शंस. अब हमें ब्रीफ आइडिया मिल गया कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है. नाउ कमिंग टू ऑल द ऑप्शंस, द डेजर्ट वॉज कंप्लीटेड विथ अ डॉलप ऑफ विप क्रीम. दिस सीम्स लिटिल इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि डेजर्ट ऑलरेडी कंप्लीट था विदाउट विप क्रीम ऑल्सो. सो इट इज़ जस्ट एज कि हम चेरी ऑन द केक जैसे बोलते, तो वो ऊपर से डाला गया है. विदाउट चेरी ऑल्सो केक इज़ कंप्लीट. सो दिस डजंट मेक करेक्ट सेंस. फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे, फिर विल डिसाइड. नाउ कमिंग टू कॉम्प्लीमेंटेड विद अ डॉलप ऑफ विप क्रीम, येस दिस कुड बी पॉसिबल ऑप्शन बी. या फिर हाँ, सी हियर द कैच. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि स्पेलिंग में दे हैव कन्फ्यूज्ड यू बिकॉज दे वॉन्ट यू टू मेक रॉन्ग ऑप्शन एज अ चॉइस. तो वो गलत तुम्हारा जल्दी में हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो. तो अब हमें यहाँ पे पता है कि अच्छा यहाँ पे ई का यूज़ किया है, यहाँ पे आई का यूज़ किया है. अब कॉम्प्लीमेंट की हमें करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए. कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट. ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली स्पेलिंग में it is syntactically wrong, correct? So the option is going to see D doesn't make sense because what is it? The desert was comprised with no comprised मतलब उसके साथ नहीं, this doesn't fit correctly, ठीक है. इसलिए the correct option is going to be complemented with E, okay. तो तुम्हें स्पेलिंग्स का भी पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. सी दिस ईयर मेजॉरिटी क्वेश्चंस वेर रिलेटेड टू स्पेलिंग्स, रिलेटेड टू ग्रामर. वही तुम्हारा मोस्टली क्वेश्चंस उसी के अराउंड थे. अब आगे आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो यूल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यूल गेट मोर क्लैरिटी. तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू जस्ट कीप रीडिंग and get to know previous year questions more and more so that you'll be able to solve the questions coming in the exams and you get idea कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो दैट विल बी ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू. तो ध्यान से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लो, एक बार समझ लो, एक बार पढ़ लो. ठीक है, बाकी इंग्लिश क्वेश्चंस ओवरऑल आर वेरी इजी. कंप्लीट द सेंटेंस. इट सेज कि सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक करके. तो ऑप्शन हमें चूज़ करना है. सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं. द सक्सेसफुल नेगोशिएशन रिजल्टेड फ्रॉम देयर डैश अप्रोच. अच्छा, अभी सक्सेसफुल हुआ है किसी का नेगोशिएशन. अब वो कैसे हुआ है? द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्फ्रंटेशनल. कन्फ्रंट करना मतलब इट्स लाइक किसी सिचुएशन को फेस करना है, किसी को बताना. तो हाँ, हो सकता है कि कन्फ्रंट करने से, बट कन्फ्रंटेशनल अप्रोच से ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो ही. हमें वो ऐसा वर्ड फिट करना है कि जहाँ हमें पता है कि इट वॉज सक्सेसफुल और वो इस सेंटेंस में बराबर जाएगा. अब कंटेंटियस. कंटेंटियस मतलब इज़ लाइक लाइकली टू कॉज एग्रीमेंट. तो दिस गोज टू नेगेटिव सेंस कि अग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट ना हो. लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट, अग्रीमेंट ना हो, इसका मतलब होता है कंटेंटियस. तो ये तो होता ही नहीं है. कंटेंटियस अप्रोच से सक्सेसफुल नहीं होता नेगोशिएशन, वो तो नेगेटिवली जाता. इट विल बी अ फेलियर. सो दैट्स वाई विल कंप्लीटली एलिमिनेट ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन सी एमिकेबल. नाउ एमिकेबल का मतलब क्या होता है कि जो पीसफुल हो, डिज़ायरेबल हो, फ्रेंडली हो. ठीक है, जो झगड़े वगड़े, नॉट इन अ क्वेरलिंग सेंस. ओके, हाँ, ये दिस कुड बी अ पॉसिबल ऑप्शन कि एमिकेबल हुआ, जो अप्रोच था वो एमिकेबल हुआ. सो या वी विल कंसिडर दिस. फिर भी हम एक बार लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे. कभी भी ये गलती मत करना कि तुम्हें जो पहला सही लग रहा है, जैसे तुम ऑप्शन ABCD सीक्वेंस में देखो या वट एवर वे में, तो तुमको सही लगा तो तुम उसको टिक करो. नो, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस बिकॉज स्पेलिंग्स में गलती हो सकती है, ग्रामर में गलती हो सकती है. तुम्हें 2 ऑप्शंस ऐसे दे जो बहुत सिमिलर हो इन मीनिंग में, एंड बोथ कुड बी पोटेंशियली करेक्ट. बट तुम्हें एक बार पढ़ के उन ऑप्शंस को एनालाइज करके फिर यू हैव टू डिसाइड. सो सारे ऑप्शंस पढ़े बिना टिक मत करना. ठीक है, विल गो टू लास्ट ऑप्शन, कॉम्प्रोमाइजिंग. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके
मतलब बेटर ऑप्शन, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी सक्सेस हो सकता था, बट यहाँ पे बेटर ऑप्शन जो हमें पता है कि फ्रेंडली एमिकेबल, तो दिस इज़ द मोर बेटर ऑप्शन एंड दिस इज़ द करेक्ट वन अमंग ऑल द फोर. So the next question says arrange the following sentence into coherent paragraph. तो ये पैराग्राफ वाले भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस. सो हम देखते हैं क्या बोला है इसमें. अभी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक इज़ द बेस्ट वे कि कम टाइम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट दे फेस देन, देखो देन तो बाद में आएगा, तो डी ऑप्शन पहले आ ही नहीं सकता. हम पहले कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, पहले हम देखेंगे कि चलो 4 दिए हैं 1 2 3 4, तो वी हैव टू फिल द ब्लैंक. सो फर्स्ट ब्लैंक वी आर गोइंग टू सी कि क्या पॉसिबली आ सकते हैं ऑप्शंस. या लास्ट देखो, जैसे लास्ट हम अगर देखें तो लास्ट में बहुत सारे आ सकते हैं. तो इन द एंड, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस में दिखा रहा है कि इन द एंड में ये हुआ, तो दिस कुड बी एन ऑप्शन. बी हो सकता है. अब हम ऑप्शंस में देखेंगे बी किसका है. अच्छा, एक ही है जिसका लास्ट ऑप्शन बी है, तो हमें पता है कि शायद सी ऑप्शन हो सकता है. तो हम इसी सी ऑप्शन को ही हम क्या करेंगे, वी विल चेक फॉर ऑल द 4 सीक्वेंस कि कोई सेंस बना रहा है या नहीं. अब हो सकता है कि ये कंप्लीटली गलत भी हो सकता है कि बी एंड ना हो. ठीक है, हो सकता है कि हमने जस्ट बिकॉज वी सॉ इन दी एंड वी हैव सीन. सो एक बार इसका सीक्वेंस बना के देखते हैं क्या बन रहा है. सी डी, फर्स्ट दे फेस्ड अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स. ओके, देन डी, देन अ स्ट्रेटेजिक प्लान वॉज डिवाइज्ड. देन ए, डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम perceived. And then B, in the end their hard work paid off. Okay, it makes sense, but still we are not going to rush. जल्दी मत करना. Go through another option as well. अब let's say we go to first option A, C D B A. Okay, first. अब देखो first हमेशा first ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि या तो C ऑप्शन पहले है या B ऑप्शन पहले है. अब सी और बी में हम वापस देखते हैं. सी क्या बोल रहा है कि इन द एंड, सॉरी बी क्या बोल रहा है, इन द एंड देयर हार्डवर्क पेड ऑफ. एंड सी क्या बोल रहा है, फर्स्ट दे फेड. नो, सो ऑलवेज द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि पहले बात हो रही है. इन दी एंड तो लास्ट आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एंड में हो, बट सी हमेशा पहले होगा. तो हम वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे जहाँ बी आ रहा है. सो बी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. करेक्ट. अब हमारे पास ए और सी बचते, तो हो सकता है सी हमारा पोटेंशियली जो हमने कंसिडर करके रखा था वो है. नाउ आई एम शोइंग यू द अप्रोच. ठीक है, यही एक स्ट्रेटजी अच्छे से लगाना, तुम्हारे ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इवन दो यू हैव लेस टाइम. सो ए में हम देखते हैं कि सी. ओके, सी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. व्हाट इज़ द सेकेंड सेंटेंस, डी. अच्छा, देन अ स्ट्रेटेजिक प्लान वॉज डिवाइज्ड. ठीक है, फर्स्ट, फिर देन अ स्ट्रेटेजी, ये भी सही लग रहा है. देखो सही होगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी सी और डी है और यहाँ पे भी सी और डी है. अब कन्फ्यूजन बी और ए में है या ए और बी, सीक्वेंस क्या आएगी. अब लेट्स से हम ए ऑप्शन से जाते हैं कि बी, इन द एंड देयर हार्डवर्क पेड ऑफ डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम परसीव्ड. ओके, ये मेक्स मोर सेंस. हाउ, उनका हार्डवर्क उनको रिजल्ट्स दिया. क्योंकि द टीम परसीव्ड, यू नो व्हाट इज परसीव्ड, कि कठिनाई होते वक्त भी दे वेंट थ्रू, दे डिड नॉट गिव अप एंड दे फेस द चैलेंजेस, जो भी उनको अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स आए थे. दिस मेक्स लिटिल मोर सेंस देन ए बी. अब मैं वापस सेंटेंस पढ़ती हूँ ए बी में. डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम परसीव्ड, इन द एंड देयर हार्डवर्क पेड ऑफ. Despite, now see despite when are we going to use, before, despite is used जहाँ पहले कुछ तो हुआ हो और उसके बावजूद, क्योंकि despite translates to बावजूद, तो क्या बावजूद, तो in the end उनका हार्डवर्क किया उन्होंने, इसी का वजूद है कि उनको रिजल्ट्स मिले. सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अगला सवाल, चूज. अब सी अगेन यू हैव टू बी गुड एट वोकेबलरी. ऑल राइट, सो चूज द एंटोनिम फॉर वोरेशियस. वोरेशियस का मतलब क्या होता है कि wanting to learn or know more.
यू हैव हर्ड द फ्रेज वोरेशियस रीडर. इट इज़ जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, ये बहुत कंटिन्यूसली इज़ इन टू रीडिंग एंड मोर interested and inclined and wants to gain a lot of knowledge through reading. अब this I gave you as example. A voracious का opposite antonym. You know antonym is opposite, synonym is synonym मतलब same meaning word. Antonym अब यहाँ पे moderate, insatiable, hungry, starving. Okay. hungry मतलब क्या? भूखा. starving मतलब क्या? वही कि वो स्टेट ऑफ हंगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बिल्कुल तड़प रहा है कोई इंसान, इज स्टार्विंग. ठीक है. एंड इंसेटिएबल मतलब कि सेटिएबल मतलब क्या होता है कि सेटिस्फाइड. हंगर इज़ क्योर्ड. यूजुअली भूख के लिए सेटिएबल इज़ यूज. इनसेटिएबल इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जिसको अभी भी भूख है. ठीक है. एंड मॉडरेट. अब देखो तुम्हें पता चलेगा इवन दो यू डोंट नो व्हाट इज़ वोरेशियस. आई गिव यू अ ट्रिक हियर. नहीं पता तुमको वोरेशियस का मतलब, तो इनसेटिएबल तुम्हें पता है, हंग्री पता है तुम्हें. हंग्री तो सबको पता ही होता है. स्टार्विंग इज ऑल्सो सिमिलर, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड, तो ये भी पता ही होगा. तो इन तीनों का मीनिंग बहुत ज़्यादा सेम आसपास आ रहा है. ठीक है. तो बट ऑब्वियसली कि जिनके मीनिंग बहुत पास पास है वो एंटोनिम वो तो हट ही जाएंगे. तीनों नहीं आ सकते ना ऑप्शन. तो मॉडरेट ये हो सकता है, तो टिक करके आ जाना. This little risk you can take if you don't know the meaning. See, don't leave anything because there is no negative marking. तो टिक करके आना. बट अभी स्मार्ट, ट्राई टू प्ले स्मार्ट बिकॉज तुम्हें ऑप्शंस पता है. अगर इवन दो मतलब डोंट गेट डिप्रेस कि तुमको नहीं पता वो रेशियस का मीनिंग, तो कुछ भी तुक्का लगा. तो तुक्का स्मार्ट तुक्का लगाना कि हमें पता है कि इन सब में इन तीनों का ऑप्शंस जो ऑप्शन है उनकी मीनिंग मोस्टली सिमिलर. सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑल थ्री ऑफ देम. नाउ अगर दो ऑप्शन होते और दोनों की मीनिंग सेम होते तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे दोनों को, वी वुड हैव टू कंसिडर. पर जहाँ तीनों सेम है, क्योंकि दो दिए तो फिर कंफ्यूज कर रही है क्वेश्चन करने वाले. बट सीटी तो यहाँ वी कैन एलिमिनेट बिकॉज वी नो कि तीन तो करेक्ट नहीं हो गए, तो इट इज़ द अदर वे अराउंड कि एक करेक्टर तीनों सिमिलर दिए ताकि गलत हो. ऑल राइट. सो यूज़ दिस इन योर एग्जाम्स बिकॉज दिस इज़ द एंड टाइम. यहाँ पे यू हैव टू डू इट क्विकली. इवन दो कि तुम्हें कितना पता है कितना नहीं पता है, अब वो टाइम नहीं है. अब तुम्हें कैसे आता है और तुम कैसे सॉल्व करते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन. ओके, पंचुएशन मार्क यू हैव टू सी. ओके, द क्वेश्चन इज आई विजिटेड पेरिस फ्रांस इन द समर. अब इसमें तो कोई पंचुएशन फॉल्ट नहीं दिख रहा है. कैपिटल, अब पंचुएशन में कैपिटल मत भूलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई पी एन एफ ये कैपिटल होने ही चाहिए. यहाँ पे भी कभी कभी व्हाट हैपेंस कि वो कैपिटल का स्मॉल दे देते, तो दैट गोज़ रॉन्ग. सो यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट. विजिटेड पैर, अब यहाँ पे कॉमा की क्या ज़रूरत है. सो दिस अगेन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विजिटेड. ओके, यहाँ पे देर इज़ नो कॉमा इज़ मिसिंग. नेक्स्ट इज़ here also there is no comma is missing and this comma is not necessary. तो comma तो correct option is obviously option A. Moving on to the next question. Identify the incorrect word. अच्छा, now you should be knowing the meaning of the words. ठीक है. अब उन्होंने बहुत पास सिमिलर वर्डिंग्स वाले या सिमिलर स्पेलिंग्स वाले सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स दिए हैं अगेन, ताकि तुम ज़्यादा टाइम उसमें डालो और तुम कंफ्यूज हो जाओ. बट हम होंगे नहीं कंफ्यूज. हम एक एक बिल्कुल आराम से शांत दिमाग से पढ़ेंगे. पहला है कॉन्शियंसियस. एज फार एज माई नॉलेज आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है. आइदर यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है और देर इज़ समथिंग रॉन्ग. सो हम इसको ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे, साइड में रखेंगे. ये हटाया नहीं जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा फर्स्ट, क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है ना हमें, ये करेक्ट नहीं लग रहा है. अब कॉन्शियंस, यस, कॉन्शियस मतलब योर इनर माइंड, तुम्हारा कॉन्शियंस, दैट इज़ अ वर्ड. ओके, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कॉन्शियंस. यस, दिस इज़ अगेन अ वर्ड आई नो विच ऑल्सो मीन्स कि
दिस मीन्स प्रिसाइजली कि तुम्हारा इनर माइंड, एंड कॉन्शियंस इज बेसिकली knowing, like it's like you know something. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि परिणाम क्या होगा. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर. सो दिस इज ऑल्सो अ वर्ड. सो इनकरेक्ट वर्ड इज, हमने जो साइड में निकाला था वो बिल्कुल सही है. आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस. ओके, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है. आई होप यू नो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बिकॉज अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. द बुक हैड बीन रेड बाय मैरी. अब यहाँ पे जो मैरी है ये हो गई सब्जेक्ट. रीडिंग जो एक्टिविटी है, उसने जो पढ़ा, ये उसका वर्ब हो गया, एंड द बुक हो गया ऑब्जेक्ट. हमने क्या देखा है कि एक्टिव वॉइस हमेशा इज इन दिस सीक्वेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज पैसिव वॉइस. ओके, तो ये पैसिव वॉइस इनकरेक्ट. मैरी रेड द बुक. यस, दिस कुड बी, क्योंकि मैरी यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है बराबर, रीडिंग एक्टिविटी वर्ब आ रही है, एंड बुक ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम साइड में निकाल लेते हैं. एज आर रूल हम बी ऑप्शन तुरंत टिक नहीं करेंगे, हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेंगे. ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. द बुक वॉज रेड बाय मैरी. क्योंकि तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और तुम फटाफट कैसे एलिमिनेट करो, फटाफट कैसे रीड करो, कैसे सबको हर एक ऑप्शंस को यूज़ करो. ठीक है, दिस कम्स बाय प्रैक्टिस. द बुक वॉज रेड बाय मैरी. अगेन वही हो गया कि द बुक, जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ द बुक आ रहा है ना पहले, क्योंकि द बुक यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट. सी, मैरी पढ़ने की एक्टिविटी कर रही है किस पे, द बुक पे, तो मैरी सब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है बुक. तो दिस कंप्लीटली मेक्स सेंस कि ये पैसिव वॉइस आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है. तो विदाउट एनी क्वेश्चन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑल राइट, आगे चलते हैं. अच्छा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट डज द वर्ड मिटिगेट मीन. द न्यू पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अगेन यू शुड बी नोइंग द वर्ड, उसका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए. बट नथिंग टू वरी, इवन इफ़ यू डोंट नो, क्या करेगा, अब जिसको पता है वो तो फटाफट देख लेगा. अब नाउ वी नो दैट मिटिगेट मतलब क्या, जिसको पता है, आई विल शो यू कि जिसको पता है ही और शी विल जस्ट रीड द ऑप्शंस एंड विल ट्राई टू मेक सेंस एंड he'll take and move on. बट जिसको नहीं पता है, फॉर दोज ऑफ यू ऑल, डोंट टेक इट एज कि यार ये तो गया, अभी ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं है. यार ट्राई टू मेक स्मार्ट गेसेस, ट्राई टू फिट इन. जैसे अब हम इग्नोर को फिट करके देखते हैं. द न्यू पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू इग्नोर द, इग्नोर नहीं यार, इग्नोर नहीं करेंगे. अब देखो, पहले हम ऑप्शंस फिट करते. दिस इज़ अ वन वे, अनदर वे आई विल शो यू आफ्टर दिस वन. मिटिगेट मतलब क्या, इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इग्नोर करेंगे क्लाइमेट चेंज, नई पॉलिसी ऐसा क्यों करेगी ना, कोई पॉलिसी अप्लाई ऐसे क्यों करेगी कि इग्नोर ही करना है हमें. रिड्यूस कर सकती है, हाँ, मे बी इट कुड रिड्यूस कुड बी कंसिडर्ड. सो हम रिड्यूस को साइड में निकालेंगे. वर्सन नहीं यार, वर्स तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नई पॉलिसी बन रही है तो फेवर में बनेगी, वो कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनेगी, वर्स करने के लिए कोई नहीं बनाता नई पॉलिसी. तो एग्जैकरबेट, अब इसका मीनिंग हमें नहीं पता है. ठीक है, तो व्हाट विल डू, लेट्स जस्ट लीव इट. अब हमें इतना पता चल गया है कि इग्नोर और वर्सन तो बिल्कुल नहीं आने वाले. तो आ क्या सकता है, रिड्यूस या एग्जैरबेट. अब एग्ज़ाम के टाइम पे या तो यू कुड जस्ट चूज़ वन, और
देट इज़ अनदर ऑप्शन आई टेल यू. क्या करेंगे हम, वी विल ब्रेक डाउन दिस वर्ड. ऑल्दो ये स्ट्रेटेजी हर इस पे नहीं अप्लाई की जा सकती, बट इन मेजर केसेस जो सीटी में क्वेश्चंस आते हैं और जो वर्ड्स पूछे जाते हैं उन सब में दिस कुड बी अप्लाइड. अब मिटिगेट, अब you must be known about or must have heard or read the word migrate. Now what does migrate mean? Migration का मतलब क्या होता है? Birds migrate from one place to another. They travel. यहाँ से वहाँ चले जाना, travel करना. They migrate. तो this is what migrate is. अब migrate and mitigate come from a similar parenting word. ठीक है, दे कम फ्रॉम सिमिलर ओरिजिन. एंड यहीं से तो हम यहाँ से हम थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं कि ओके समथिंग मिटिगेट होगा, क्योंकि सेंटेंस में भी नए पॉलिसी ने ऐसा लाई होगी ना कोई कि क्लाइमेट चेंज को हम माइग्रेट कर पाए या डाइवर्ट कर पाए या हटा पाए, ऐसी पॉलिसी कुछ लाई होगी. तो रिड्यूस कुड बी अ करेक्ट ऑप्शन, तो हम रिड्यूस कर देंगे. सो हमने क्या किया कि वी ब्रोक डाउन मिटिगेट. ओके, वी ट्राई टू मेक सेंस कि मिटिगेट और कहाँ यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो एंड देन वी गॉट टू नो कि ओके इट कुड बी रिड्यूस. अब हमें एग्जर्बेट का मीनिंग ही नहीं पता है, तो छोड़ दिया हमने, रिड्यूस किया. एंड टू योर सरप्राइज इट इज़ करेक्ट. रिड्यूस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि एग्जर्बेट ऑल्सो मीन्स टू वर्सन और टू exemplify or not to address the situation, to make it not मतलब it is not in the favor of the sentence. ठीक है, see this strategy also works. तो try to do this in the exam. and ये एग्ज़ाम में तुरंत जाके तुम्हें नहीं आएगा. You have to solve previous year questions or practice questions or something, so that तुम practice करते करते you'll get to know and you'll be able to solve these kind of questions. Now what is the next question says? It says improve the sentence. अच्छा, मतलब sentence में या तो कुछ गलत होगा या something missing. The concert was so good it made me to cry. aha, we get it. यहाँ पे क्या दिया उन्होंने ऑप्शन, making me cry. मेकिंग मी कराए, तो हमें ये पता चल रहा है कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट. अब इट मेड मी टू क्राई. अब हम देख के पता चलता है कि टू इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. ग्रामर का रूल है. क्या रूल है? कि टू कभी भी वर्ब के बाद इसका फर्स्ट फॉर्म में के पहले टू इज़ नेवर यूज्ड. इफ़ इट इज़ कमिंग, दिस इज़ ग्रामर रूल. अब ग्रामर के रूल्स में तुम्हें डीप जाने की ज़रूरत नहीं. जिसको बेसिक पता है ही विल गेट टू नो और ही शी विल बी एबल टू कम्प्लीटली गेस इट पढ़ के कि टू नहीं आएगा. अब अगर नहीं पता है तो जस्ट रीड थ्रू एंड तुम्हें ग्रामेटिकल सेंस अपने आप डेवलप होगा. एज मेनी क्वेश्चंस एज यू सॉल्व यू विल गेट टू नो कि टू क्यों नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ. अब लेट्स जस्ट सी द ऑप्शन जहाँ बोला है इट मेड मी क्राई. मेकिंग मी क्राई तो नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट हो गया. मेकिंग मी मीन्स कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यू तो नहीं, वो तो हो गया पास्ट में. इट मेड मी क्राई, हाँ इट मेड मी क्राई है, तो बी इज़ ऑप्शन. इट मेड मी टू तो इज़ नॉट गोना कम. इट मेक्स मी क्राई, मेक्स मतलब अभी भी चल रहा है वो, बट कॉन्सेप्ट तो हो गया, वॉज है क्योंकि हो गया ना, तो अभी भी क्यों करेगा. तो तुम एलिमिनेशन भी लगा सकते हो. सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि टू यूज़ नहीं होता है जब वी हैव टू मेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले. सो करेक्ट ऑप्शन इज इट मेड मी क्राई. चूज द करेक्ट इडियम. ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय. इडियम मतलब क्या? जैसे दीज आर द फ्रेजेस जो होल इन अ होल दे मेक सेंस. ठीक है, जो अगर तुम सिंगुलर वर्ड्स लो तो इट वोंट. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चलाना, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ इडियम. इट्स नॉट अ कंप्लीट फ्रेज बट अ इडियम जो शॉर्ट होता है, लाइक ब्रेव एज अ लायन. सो ये तो कंपैरिजन होगा, या तो फिर भी प्लेट फास्ट एज चीता.
So this is idiom, sort of idiom which can be used. Let's not just go into what is idiom. यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसे समझो बेसिक कि वो ऐसा है कि जिसमें तुम्हें छोटे फ्रेज में बहुत बड़ा बोला जा रहा है, बट वो छोटा फ्रेज उसके वर्ड्स में सेंस नहीं बनाता. जब वो एक साथ क्लब हो तब तुम्हें उसका प्रॉपर सेंस या मीनिंग पता चलेगा. अब यहाँ पे ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय. अब ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय हियर, इनकम्प्लीट. क्या ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय हियर? नो, दिस समथिंग, इट्स नॉट करेक्ट, एलिमिनेटेड. ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. अब ईयर, ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर, नहीं. साल में उसने नहीं, कुछ नहीं, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. अब ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. ईयर आएगा, क्यों? बिकॉज आई नो दिस ईडियम. सी, ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय फियर. अब ईडियम प्लेड बाय फियर, ईडियम क्यों होगा? दिस मेक्स अ सेंटेंस. ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय फियर, दिस मेक्स कंप्लीट सेंटेंस. यहाँ पे इडियोमेटिक कोई सेंस नहीं है. सो फियर इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू कम. वो ऐसे वर्ड्स हो गए कि ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. अब now this he decided to play it by ear, which means decide to play spontaneously, decided to play being present in the moment, और जो बिना कुछ प्लान किए या बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जो जैसे खेला गया अपने सेंसेस को यूज़ करके, वो यूज़ होता है ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर इज़. अब यूजुअली इडियम्स में क्या होता है ना, या तो एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, इन सब, या ऑब्जेक्ट्स, इन सब को हम कंपेयर करते हैं या इन सब को हम जस्टिफाई या वेरीफाई या यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे ईयर मेक्स, अब नहीं पता है उसके लिए मैं बता रही हूँ. हियर, ईयर, फियर नेगेटिव सेंस में तो नहीं होते इडियम्स, मतलब सिंपल मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं होते. जैसे ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय फियर, तो उसमें क्या है, ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय फियर, नो, कोई इडियोमेटिक सेंस नहीं बन रहा है. तो ईयर यहाँ पे, क्योंकि ईयर इज समथिंग जिसको इट स्पेसिफाइज या इट गिव्स एन सेंस कि अच्छा उसने इस तरह से खेलना. ईयर्स मतलब पूरा अटेंशन देके या पूरा उस मोमेंट में रह के एडवांस में बिना कुछ प्लान किए वही डिसाइड करके अपने, that is the sense of he decided to play it by ear. Next question is, choose the synonym for ubiquitous. अब देखिए, you should be knowing the meaning of the word, but no worries, even if you don't, we are going to try to guess the correct option. ठीक है. इल्यूसिव, अबंडेंट, रेयर, स्केर्स, ये हम पढ़ लेंगे. अब वी नो अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा. तो अबंडेंट मतलब बहुत, ओके. रेयर मतलब क्या? विच इज़ वेरी रेयर इज़ यूनिक है, बिल्कुल. इल्यूसिव इज़ ऑल्सो सिमिलर टू स्कार्स. अब इसी रेयर मतलब क्या? बहुत ही यूनिक है, अलग है, हटके हैं. स्कार्स मतलब क्या? कि जो बहुत ही कम है. अब रेयर एंड स्कार्स इज़ अ सिमिलर मीनिंग. रेयर मतलब बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, वन ऑफ अ काइंड, दैट इज़ रेयर. स्कार्स इज़ लाइक जो कम क्वांटिटी में है. स्केर्सिटी हम बोलते हैं ना, मतलब जिसकी कमतरता है, तो दैट इज स्कार्स, ओके, व्हाटएवर. एंड अबंडेंट इज कंप्लीट अपोजिट. स्केर्सिटी का अपोजिट है अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्रमाण में है. और इल्यूसिव अगेन इज सिमिलर टू लाइक, इट्स लाइक बहुत, इट्स इल्यूसिव मतलब सॉर्ट ऑफ रेयर एंड इसके अंदर आता है वो. सो वी नो कि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग वर्ड्स बन रहे हैं, इल्यूसिव, रेयर एंड स्कार्स. सो इवन इफ आई डोंट नो व्हाट डज दिस वर्ड मीन, आई थिंक रेयर इज़ अलग है इन सब में. बाकी ये तीन जो ऑप्शंस है, ए बी एंड डी, इनका मीनिंग सिमिलर बन रहा है, बट रेयर ये अलग है. सॉरी, आई एम सो सॉरी.
नॉट अबंडेंट, ए, सी एंड डी, इनका मीनिंग सेम बन रहा है, बट अबंडेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री, तो मैं अबंडेंट को टिक कर दूंगी. अब ऑब्वियसली अबंडेंट करेक्ट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, बिकॉज अब नाउ आई टेल यू व्हाट डज दिस वर्ड मीन. यूबिक्विटस और वॉट एवर, इफ़ यू कैनॉट स्पेल, तुम्हें स्पेलिंग नहीं बोलनी है वहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें नई स्पेलिंग करते आ रही है. तो यूबिक्विटस वॉट एवर यू स्पेल, इसका मीनिंग क्या होता है, विच इज़ समथिंग वेरी कॉमन, जो बहुत प्रेजेंट है. अब उन्होंने बोला है सिनोनिम बोलो, मतलब सेम मीनिंग. यहाँ पे भी देर इज़ वेरी बिग कन्फ्यूजन. यूजुअली स्टूडेंट्स मिस आउट, इज़ इट अ सिनोनिम और एंटोनिम, एंड लुकिंग एट द ऑप्शंस वो एंटोनिम चूज़ कर देते सिनोनिम पूछा है तो, और सिनोनिम चूज़ कर लेते एंटोनिम पूछा तो. दिस इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक्स. क्यों? क्योंकि जल्दी में होते हैं योर माइंड सेट इज़ नॉट एट ऑल फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड पीसफुल एट वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो कीप इट इन माइंड कि पहले देखना कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम. वर्ड पढ़ने के बाद, ऑप्शंस देखने के बाद एक बार वापस क्रॉस चेक करना कि सिनोनिम बोला है या एंटोनिम. अब यहाँ सिनोनिम बोला है तो हमें सेम मीनिंग बोलना है. तो ऑब्वियसली जब मैंने मीनिंग बताया, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, सॉर्ट ऑफ ओमनी प्रेजेंट टाइप, तो विच इज़ यूबिक्विटस. तो ये इसका मतलब होता है अबंडेंट. सिमिलर मीनिंग, तो हमारा जो टेक्निक हमने यूज़ की विच वॉज करेक्ट, try to do this is going to be helpful. Coming to next question, choose the correct meaning of word vicissitude. घबराना नहीं बिल्कुल. ओके, देखते ऑप्शन देखते. प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब प्रेडिक्ट कर पाते, आगे क्या होने वाला है घटना, इसके बारे में हम अंदाज़ लगा रहे तो प्रेडिक्ट. अच्छा. सेकेंड ऑप्शन इज चेंजेबल सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशंस, परिस्थिति जो बदल रही है, चेंजेबल. ओके. स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबल. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यू करते रहना कॉन्स्टेंटली. अब यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी सेम लग रहा है, सिमिलर से लग रहा है कि हाँ प्रेडिक्ट कर सक रहे, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, वी नो. बट यहाँ पे चेंजेबल सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशंस बदल सकती है, ये अलग लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं अभी. अब नाउ आई विल टेल यू, डिस्क्लोज यू द मीनिंग ऑफ विसिसिट्यूड. विसिसिट्यूड मतलब इट्स चेंज, बदलाव, परिवर्तन. तो चेंजेबल सर्कमस्टेंस करेक्ट हुआ. सो सीटी मतलब द ऑप्शंस विच आर गिवन, बाकी तीनों के हमेशा सेम मीनिंग होंगे, सिमिलर से, एंड विच वोंट बी सो डिफरेंट कि तुम गेस नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे यही टेक्निक यूज़ करना कि बाकियों के हमें नहीं पता है तो हमें जिसका मीनिंग पता है, जैसे हमें पता है हम उसको टिक करें. बाकियों के अगर सेम मीनिंग दिख रहा है तो उन सेम वालों को हटा दें. अब यहाँ पे मीनिंग ही बोला गया था, सिनोनिम बोलता तो भी वही होता, मीनिंग ही बोला गया था तो इट वॉज ईजी टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ना है हमें. ओके. एंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले ना, अभी यहाँ पे छोटा सा है बट एग्जाम में तुम ध्यान रखना, पैराग्राफ पढ़ने के पहले लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना कि व्हाट इज़ द लाइकली वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन क्या हो सकती है प्रोबेबली, ये पूछा है. तो हम एक बार देखेंगे, फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि यूजुअली पैराग्राफ बड़े बड़े आ सकते हैं, आते भी है. तो उन बड़े पैराग्राफ में यू वॉन्ट स्कैन एंड रीड एवरी पैराग्राफ, एवरी लाइन. हो सकता है एक पैराग्राफ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आए, हो सकता है एक पैराग्राफ पे एक ही क्वेश्चन आए, वी डोंट नो. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दैट मच टाइम कि हम पूरा पढ़े. सो व्हाट वी विल डू हियर इज, हम पहले लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो वेदर कंडीशन पूछा है ना, तो हम फटाफट पैराग्राफ का उस पार्ट जहाँ वेदर मेंशन है या जहाँ वेदर का जिक्र किया या जहाँ वेदर के बारे में कुछ बताया है अबाउट द नेचर, स्काई और हुएवर, इफ़ इट इज़ कन्वर्सेशन और डायलॉग, तो उसमें जहाँ वेदर वर्ड मेंशन है तो वही पार्ट हम पढ़ के वी विल गेस इट, ताकि हमारा टाइम सेव होगा. अब यहाँ पे छोटा पैराग्राफ है तो हम क्या करेंगे, फटाफट से, स्टिल कीप इट अ हैबिट इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ. फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे लाइकली वेदर कंडीशन क्या है बताओ.
अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, द स्काई वॉज डार्क एंड द थंडर इकोड इन द डिस्टेंस। बादल गहरे थे, काले थे, घने थे, वॉट एवर, स्काई डार्क था। पीपल हरिडली क्लोज द विंडोज़, उन्होंने खिड़कियाँ बंद कर दी। एंटिसिपेटिंग अ हैवी रेन, उन्होंने क्या एंटिसिपेट किया, प्रेडिक्ट किया, उनको क्या लगा कि बारिश होने वाली है, काले बादल वगैरह हो गए। तो ऑप्शंस हमें दिख रहा है, रेनी, स्नोई और सनी तो बिल्कुल नहीं है, रेनी था, हाँ ओके रेनी लग रहा है। विंडी तो पता नहीं, थंडर था, थंडर और इको हो रहा था, बट विंडी से ज़्यादा रेनी, क्योंकि बारिश होने वाली थी। उन्होंने क्या बोला, हैवी रेन हो सकती है, ऐसा लोगों को लगा। तो वेदर लाइकली कैसा होगा कि बारिश हो सकती है, तो इट कुड बी रेनी, सिंपल। ऑल राइट, क्वेश्चन 18th, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेलिफ्लुयस? ओके, मेलिफ्लुयस। अब इवन इफ़ यू डोंट नो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर कि अगर तुम्हें पता है तो तुम तुरंत गैस कर लोगे, तुम्हें पता ही है ऑप्शंस, हम दूसरी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि अभी हम वर्ड्स तो नहीं पढ़ेंगे सब कुछ, इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हमें हर एक वर्ड्स या डिक्शनरी लेके बैठे, मीनिंग देखते बैठे, हमें नहीं पता। अगर इवन तो बैठ भी जाओ तो भी यू डोंट नो कि सीटी क्या क्वेश्चन पूछेगी या क्या वर्ड पूछेगी। यू कैन नॉट बी दैट मच गुड एट वोकेबलरी। बाकी भी तुम्हें रीजनिंग देखना है, मैथ्स देखना है, तो बहुत सारे सेशन तुम्हें देखना है। तो इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली एडवाइजेबल कि अभी तुम वर्ड्स के मीनिंग या डिक्शनरी, नो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमें नहीं पता है मीनिंग, विल यूज़ एलिमिनेशन, विल रीड द ऑप्शन एंड ट्राई टू मेक अ स्मार्ट गैस। ठीक है, अब यहाँ पे मेलीफ्लूयस, ओके, मतलब हमें इतना पता चलता है कि मेलोडियस, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड मेलोडियस। इसका मतलब क्या कि अच्छे से सूर में आवाज़ आना, मेलेडी, मेलेडी चॉकलेट नहीं, मेलेडी का मतलब है कि द साउंड विच इज़ वेरी सूदिंग, कामिंग, स्मूथ, है ना, म्यूज़िकल, जो अच्छा लगे सुनने में, वहाँ से ये वर्ड सिमिलर सॉर्ट ऑफ ओरिजिनेटेड है। विच मीन्स, अब देखो यहाँ हम देखेंगे कि हमें एंटोनिम बोला है, रिमेंबर, मतलब क्या, अपोजिट बोला है हमें। तो अपोजिट तो हम पहले देखेंगे कि सेम मीनिंग, सी मेलोडियस, आई टोल्ड यू मेलोडियस ये सिमिलर मीनिंग वर्ड से, हारमोनियस वही कि अच्छा ये भी सिमिलर मीनिंग वर्ड है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब डिस्कॉर्डेंट नहीं पता, सपोज हमें नहीं पता डिस्कॉर्डेंट और dulcet, whatever you pronounce it correctly doesn't matter, you pronounce it incorrectly doesn't matter, वहाँ तुम्हें पढ़ के गैस करना है बस। सो डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या है? अब मुझे पता है डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग, बट सपोज़ अगर मुझे नहीं पता है, या डुलसेट का भी मीनिंग नहीं पता है मुझे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ गैस वर्क, लिटिल ट्रिक। ये एडवाइजेबल नहीं है, बट हर बार ऐसे मत करना, बट कहीं कहीं ऐसा होता है ना, यूजुअली मेजॉरिटी केसेस में, दिस इज़ व्हाट स्टैटिस्टिक्स सेज। अब क्योंकि तुम्हारे पेपर्स आ रहे हैं और तुम्हें सही ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन तुम्हें उसका मीनिंग पता है नहीं पता है, तुम्हें आता है नहीं आता है, तुम उस टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही टिक करते हो या नहीं, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डिफाइन योर स्कोर और योर मार्क्स एंड डिफाइन योर कॉलेज अल्टीमेटली, कहाँ तुम जाओगे। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू अ लिटिल थिंग यहाँ, यूजुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी बीइंग एन करेक्ट ऑप्शन इज हायर देन ए और डी इफ 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि ए और डी नहीं है, या लेट्स सपोज कोई 2 नहीं है, हमें लेट्स सपोज ए और डी नहीं है, तो हो सकता है कि बी होने के चांसेस इज़ वेरी हाई एंड देन सेकेंड सी होने के चांसेस सेकेंड हायर। बट वी नो कि यहाँ बी भी नहीं है, हमें यहाँ सी और डी में है। ओवरऑल इन जनरल अगर मैं बताऊँ, हाँ, बट ये कब तुम रिस्क लोगे, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे सीटी में नहीं होती, तो तुम यहाँ रिस्क लोगे और तुम्हें मीनिंग नहीं पता है, हर क्वेश्चन में तुक्के मारना नहीं होता। तो सी में तुम्हें पता है कि इस सी ऑप्शन, मतलब कमिंग टू दिस फैक्ट, ये मैं नहीं बता रही हूँ, दिस इज़
लिटरली स्टडीज़ डन एंड स्ट्रैटेजीज एंड ये सब, अब उस सब में मत पढ़ना तुम, बट कुछ क्वेश्चंस में यू कैन, सभी करते, तो इसको सी टिक करके आ जाना, क्योंकि डी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट सी होने के, करेक्ट होने के चांसेस, सी हर क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता होगा, इंग्लिश में हर वर्ड का मीनिंग तुम्हें नहीं पता होगा, तो रादर दैन तुम क्वेश्चन को छोड़ दो और तुम्हें जब पता है हाई प्रोबेबिलिटी है सी होने के और तुम डी करके आ जाओ, तुक्का ही मारना है तो सही, ट्राई टू मेक इट क्लोजर टू सही, नो, तो सी करके आ जाना, ठीक है। हमारे केस में भी सी सही हो रहा है, ठीक है, कोइंसिडेंटली। सो डिस्कॉर्डेंट इज अपोजिट ऑफ, मतलब विच इज़ नॉट सूदिंग एंड स्मूथ, समझ गए होगा तुम्हें अभी। एंड अगेन डुलसेट इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड जो सूदिंग एंड स्मूथ एंड मेलोडियस टू हियर एंड साउंड है, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे पहले जाएंगे, व्हाट इज द रीज़न ऑफ दिस मूवमेंट, ओके, रीज़न ऑफ दिस मूवमेंट, व्हाट इज, क्या द मूवमेंट क्या है, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। द सनफ्लावर फॉलोज द सन थ्रू आउट द डे, अ बिहेवियर नोन एज हेलियोट्रोपिज्म, ओके। अब ऐसा क्यों करता है, ये इस जनरल नॉलेज, क्यों ऐसा करता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, नॉट नेसेसरी, पॉलिनेटर्स मतलब क्या कि जो पॉलिनेशन करवाता है ग्रेन्स, मतलब जो फ्लावर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो, जिससे फर्टिलाइजेशन होके जो बर्ड्स उसको पिक करके, सो लेट्स नॉट गो देयर कि पॉलिनेटर्स सन का क्या रिलेशन, नो रिलेशन। टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, येस, टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट इज करेक्ट वन, कि सनलाइट ज़्यादा लेने के लिए सन, फ्लावर्स सन की तरफ हमेशा फेस करता रहता है। टू अवॉइड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर मतलब जो खा सकते हैं उसको नहीं, इट्स नॉट फॉर दैट, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए नो। फॉर एस्थेटिक पर्पजेज, एस्थेटिक फॉर गुड लुक्स, फॉर लुकिंग बेटर और फॉर जस्ट द व्यू, फॉर विजुअल्स, नो, एस्थेटिक पर्पज इज, नेचर इज नॉट मेड दैट वे just to prove it aesthetically. And the last question, arrange the following sentences to form a coherent paragraph. Okay, she went to the store. अब हम ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं. शी वेंट टू द स्टोर आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क टू बाय सम ग्रोसरीज. मैरी डिसाइड. अच्छा, अब हमें पता है कि मैरी डिसाइडेड ये आएगा थोड़ा सा ऊपर. मैरी डिसाइडेड टू. अच्छा, हम क्या क्या करते हैं ना, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. अब हमें ऑप्शंस देख के यहाँ पता चल रहा है 4 या 2 पहला आएगा, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस में या तो 4 या 2 ही आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस. तो हम देखते हैं कि 4 क्या है, मैरी डिसाइडेड. अच्छा, एंड 2 क्या है, आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क. अब हमें दोनों भी सही लग रहे हैं कि दोनों भी आ सकते हैं. मैरी डिसाइडेड टू बाय सम ग्रोसरीज. अब ये तो पता है हमें कि मैरी डिसाइडेड टू बाय सम ग्रोसरीज, ये दोनों एक के बाद एक आएंगे, क्योंकि मैरी ने डिसाइड क्या किया और यहाँ पे 2 आया है 2, तो 2 मतलब मैरी वो कर रही है टू डू समथिंग. सो हाँ, क्या आएगा 4 एंड 3, ये तो पक्का आएगा ही आएगा. ठीक है, तो 4 एंड 3 कहाँ दिख रहा है? ओके, हमें बी ऑप्शन में 4 एंड 3 दिख रहा है और हमें 4 और 3 दिख रहा है कहीं नहीं. तो अभी टाइम बचाने के लिए एग्जाम में क्या करना ना, इसको टिक कर देना, क्योंकि 4 और 3 वी आर डैम श्योर 101% कि ये दोनों तो आने ही वाले एक के बाद एक. बट यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यू कैन लीव इट हियर एंड आगे बढ़ो क्वेश्चन में. बट यहाँ भी मैं बता रही हूँ तो मैं समझा रही हूँ, तो मैं पूरा देखूंगी. तो अच्छा, ये तो सही हो गया कि मैरी डिसाइडेड टू बाय सम ग्रोसरीज. अभी उसने डिसाइड किया टू बाय सम ग्रोसरीज. अब उसने डिसाइड करने के बाद क्या किया, वो गई स्टोर पे. सो शी वेंट टू द स्टोर आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क. तो आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क 2 पहले आएगा बराबर, क्योंकि देखो 4 के बाद 3 आएगा, ये तो पक्का श्योर है. तो 4 और 3 को हम हटा देते हैं. अब क्या बचता है 1 और 2. टू बाय सम ग्रोसरीज, उसके बाद वो स्टोर पे जाएगी ना. पहले क्यों शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज. हाँ, ये भी होगा, दिस ऑल्सो मेक ग्रामेटिकली सेंस. शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज. बट मैरी डिसाइडेड कब, मैरी डिसाइडेड टू बाय सम ग्रोसरीज, इसलिए शी वेंट टू स्टोर. दिस इज excuse me, this is more sensible.
एंड कब उसने डिसाइड किया? आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क. अब देखो हम ए भी एक बार देख लेते हैं. 4 1 2 3 व्हाट इज इट? मैरी डिसाइडेड शी वेंट टू द स्टोर. नहीं, मैरी डिसाइडेड शी वेंट टू द स्टोर आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क टू बाय सम ग्रोसरीज. नो, this is not making a complete wholesome meaning. Up 4 2 1 3 Mary decided after finishing her homework she went to store to buy some groceries. नहीं, ये भी नहीं आएगा. अब let's go for D. After finishing her homework Mary decided, okay this is correct, after finishing her homework Mary decided to she went to store. हाँ, she went to the store. अब देखो Mary decided to buy, Mary decided to, sorry, after finishing her homework Mary decided she went to the store to buy some groceries. अरे उसने डिसीजन क्या लिया? ये what she decided should be coming again, this comes to, ये तुम्हें पता है ना कंफर्म कि ये होना चाहिए, तो बाकी इज automatically eliminated. And here we end with our previous year questions. So all the best for your exams. अच्छे से प्रिपेयर करो. This is the time which can make and break. English is easy. आसान आने वाला है. तुमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने जो भी अभी भी सॉल्व किए, दीज वर वेरी इजी. तो डरना मत, अगर नहीं भी पता है तो भी तुम सॉल्व कर लोगे. तुक्के अच्छे से मार के आना, ठीक है. ऑल्दो एडवाइजेबल है कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गो थ्रू करो, अच्छे से पढ़ो, देख लो. एंड इंग्लिश के कम ही क्वेश्चंस आते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट. बी वेरी काम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.